नमस्कार बंधुओं, आप सभी का स्वागत है संकल्प के यूट्यूब कक्षा में। संविधान की श्रृंखला जारी है और पिछली कक्षा में हमने पढ़ा भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में। आइए कक्षा को आगे बढ़ाते हैं और आज चर्चा करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के बारे में। भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है। बाद के बाद जो जोड़े गए वह अलग से उप अनुच्छेद के रूप में भी देखने को मिलता है। इन अनुच्छेदों को 22 भागों में विभक्त किया गया है। तो पहले भाग में 1 से 4 तक के अनुच्छेद आते हैं, इसको पढ़ेंगे। 1 से 4 तक के अनुच्छेद में क्या है, तो किसी भी देश के संविधान को जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि शुरुआत के अनुच्छेदों में उस देश के परिचय की बात की गई। सेम वैसा ही भारतीय संविधान में भी आपको देखने को मिलता है। यहाँ अनुच्छेद 1 में भारत की परिचय की बात की जाती है। तो आइए आरंभ करते हैं आज की कक्षा को। भाग 1, इसमें पढ़ेंगे अनुच्छेद 1 से 4 तक और इसे नाम दिया जाता है संघ एवं राज्य क्षेत्र, चूंकि इसमें संघ और राज्य क्षेत्र के परिचय की बात की जाती है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत जो कि इंडिया है, यह राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान निर्माता जो थे उनका मत था कि भारत का जो नामकरण हो तो उसमें भारत पहले आए, परंतु भारत पहले नहीं आ पाया। इसलिए हिंदी अनुवाद जब संविधान का आप देखेंगे उसमें लिखा गया है भारत पहले जो कि इंडिया है ना। तो इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे स्पष्ट होता है कि भारत के दो नाम संवैधानिक है, एक इंडिया और दूसरा भारत। एक भारत दूसरा इंडिया, यानी तो इससे पहले इसका नामकरण नहीं था, बिल्कुल नहीं था। आज़ादी से पहले भारत का कोई भी संवैधानिक या आधिकारिक नाम नहीं था। तो यह निश्चित किया गया कि दो नाम रखे गए। यही दो नाम क्यों निश्चित किए गए? देखिए, ये इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन प्रमुख कारण बताए जाते हैं कि इंडिया जो कि अंग्रेजों द्वारा दिया गया नाम था, या नए वर्ल्ड में यानी आधुनिक युग में काफ़ी देश इससे परिचित थे। और भारत, यह भारत क्या है कि यह प्राचीन नाम है और श्री राम के जो भाई थे भरत, उनके ऊपर यह नाम था। तो भारत प्राचीन नाम और इंडिया जो कि नया नाम, इन दोनों नामों को रख के भारत का नामकरण किया गया है। दूसरा शब्द आप देख रहे होंगे इसी पंक्ति में, यूनियन। यूनियन का क्या अर्थ है? यूनियन का अर्थ है संघ। और यही शब्द इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो आइए इसको देखते हैं। संघ का अर्थ होता है यूनियन और यूनियन और संघ का अर्थ होता है दूसरा फेडरल। तो फेडरल का अर्थ भी संघ होता है, यूनियन का अर्थ भी संघ होता है। तो भारतीय संविधान में यूनियन ही क्यों लिया गया? तो इसके पीछे कई कारण हैं। आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। संभवतः हो सकता है यहाँ जो लिखा गया शब्द है आपको नहीं भी दिखे, यहाँ जो पीछे लिखा गया शब्द है वो आपको समझ नहीं आए। आप मेरे वक्तव्य को ध्यानपूर्वक जब सुनेंगे तब चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। इसलिए पहली शर्त है कि आप मुझे ध्यानपूर्वक सुने। तो यहाँ जो आप यूनियन देखते हैं, इसका अर्थ होता है यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। और यूनियन और फेडरल को 1 मिनट में समझने का प्रयास करेंगे। इसको एक बार मैं मिटा लूँ, फिर यूनियन और फेडरल को भी समझ लेंगे थोड़ी देर में। इधर देखते हैं, इधर यूनियन लिखते हैं और इधर फेडरल।
फेडरल में होता है दो राज्य, दो राज्य, यूनियन में होता है कि आइए इसको समझते हैं। यूनियन का अर्थ होता है जिन देशों में संविधान में यूनियन शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें दो राज्य जो है आपस में बिना किसी समझौते के जुड़े होते हैं, उसके राज्य कभी भी अब एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। और तीसरा होता है राज्य को नष्ट किया जा सकता है। नष्ट कहने का अर्थ यह हुआ कि इसके नामों में परिवर्तन, इसकी सीमाओं में परिवर्तन, इसके सब कुछ किए जा सकते हैं, परंतु राज्यों का विलय किया जा सकता है, लेकिन केंद्र को समाप्त नहीं किया जा सकता है। वही फेडरल का अर्थ होता है कि दो राज्य आपस में समझौते के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। राज्य क्या है, जब चाहे अलग हो सकते हैं। यहाँ राज्य को समाप्त नहीं किया जा सकता है, केंद्र समाप्त हो सकता है। यह कहाँ है, जब पूछे फेडरल राज्य, फेडरल कहाँ के देश में लागू है, तो अमेरिका के देश में है। अमेरिका पर जब अंग्रेज जब छोड़ के जाते हैं, यानी अमेरिका जब आज़ाद होता है, उस समय 13 कॉलोनियाँ थी। अपने यहाँ प्रांत की अवधारणा थी और इनके यहाँ कॉलोनियाँ हुआ करती थी, तो 13 कॉलोनियाँ थी। जो बाद में फेडरल के तहत यहाँ पे अब कितनी राज्य हो चुकी है, तो 50 राज्य हो चुकी है। इससे पहले, आज़ादी से पहले भारत में कितने राज्य थे, तो आज़ादी से पहले भारत में 4 राज्य मतलब वर्गों में विभाजित किया गया था, जिसमें से वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग ऐसे करके वर्ग ए, वर्ग बी, वर्ग सी, वर्ग डी करके थे। तो उसे आगे चल के पढ़ेंगे। तो इतना ही, आगे चलते हैं अनुच्छेद 2 की ओर। यहाँ पे 2 शब्द महत्वपूर्ण थे जो चर्चा करने लायक था, यूनियन और फेडरल। इसे जब आप जान लेंगे तो आगे चल के परेशानी नहीं होगी। तो अनुच्छेद 2, और अनुच्छेद 2 कहता है कि अर्जित इसमें इतना ही कहा गया कि अर्जित जो भी क्षेत्र है, नए अर्जित क्षेत्र जो है, उसके विषय में कानून कौन बनाएंगे, तो संसद बनाएगी। कहने का मतलब है कि आपके पड़ोसी देश है नेपाल, जम्मू कश्मीर के पड़ोस में है पाकिस्तान। जब कभी आप इसको अपने देश में विलय करते हैं, अर्थात अर्जित करते हैं, तो इसका यह अर्थ नहीं हुआ कि नेपाल को जब आप अपने देश में मिलाएंगे तो नेपाल के लिए कानून का निर्धारण बिहार की विधानमंडल नहीं करेगी, नीतीश कुमार जी नहीं करेंगे, बल्कि भारत का संसद करेगा। ये चीज़ स्पष्ट हो गई। अनुच्छेद 3 को देखते हैं। अनुच्छेद 3 से पहले अनुच्छेद 2A को भी देखना आवश्यक है। ये तो हालांकि अभी समाप्त कर दिया गया है, परंतु इसको चर्चा में लेते हैं। 35वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1974 में इसे जोड़ा गया था। जोड़ने के पीछे था कारण कि सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। और सिक्किम में क्या था, उससे पहले चुंग्याल वंश था।
का शासन था। सिक्किम क्या हुआ, सिक्किम से कहा गया कि हम आपके रक्षा, संचार और विदेश, इन 3 मामलों को भारत सरकार के द्वारा नियंत्रित करेंगे। बाकी आप जो भी आंतरिक गतिविधि है, आंतरिक जो भी आपके नियम है, वह आप निर्धारण करें। और इसे भारत में लिया गया। कब मिलाया गया? सह राज्य के तहत 1974 में। परंतु उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी और इन लोगों का सकारात्मक रवैया देश के प्रति था, तो उन्होंने कहा कि हम अब पूर्ण राज्य का दर्जा चाहते हैं। तो वर्ष 1975 में 36वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधन द्वारा 1975 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और इसे समाप्त कर दिया गया। 2A जो था इसे समाप्त कर दिया गया और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। वर्तमान में आप पूछेंगे कोई भी भारत में सह राज्य है, तो वर्तमान में सह राज्यों की संख्या 0 है, एक भी सह राज्य नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 3 की तरफ। अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों का गठन, राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन, राज्यों के नामकरण, राज्यों के नाम में परिवर्तन। इसके लिए कानून बनाने का प्रावधान क्या है? इसके लिए 2 प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रपति संबंधित विधानमंडल को, संबंधित विधानमंडल यानी पड़ोस के जो भी उस राज्य के विधानमंडल होंगे, उसको एक प्रस्ताव, एक राय के लिए, एक राय जानने के लिए, राय प्रस्तुत करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करेगी। उस समय सीमा के अंदर में संबंधित जो भी उस विधानमंडल होंगे अपना सुझाव पेश करेंगे और उस सुझाव को संसद के सामने पेश किया जाएगा। संसद इसे मान सकती है, नहीं भी मान सकती है। दूसरा प्रक्रिया क्या है? राष्ट्रपति के पूर्वानुमति के बाद संसद दोनों सत्रों में साधारण बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करेगी और उस प्रस्ताव पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना होगा। उसके बाद यह तीनों चीज किए जा सकते हैं। नए राज्यों का गठन, राज्य के सीमाओं में परिवर्तन यानी उसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है, और राज्यों के नाम में परिवर्तन किए जा सकते हैं। आइए इसकी प्रक्रिया को देखते हैं। एक है राष्ट्रपति प्रस्ताव देंगे संबंधित राज्य को, संबंधित विधानमंडल को, समय सीमा निर्धारण होगा इसका राष्ट्रपति के द्वारा। और इसको पेश किया जाए, संसद को दिया जाएगा, है ना। यह एक प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रपति प्रस्ताव यानी राय जानने के लिए संबंधित विधानमंडल को भेजेंगे और संबंधित विधानमंडल से जो राय आएगा उसे संसद के सामने रखा जाएगा। संसद इसे मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है। और समय सीमा जो इसका निर्धारण होगा कि इतने दिन के अंदर में विधानमंडल राय सौंपे, वो निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। दूसरा है जिसमें राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से क्या करेगा? संसद दोनों सत्रों में, दोनों सदनों में साधारण बहुमत से
जब पूर्वानुमति से क्या है, संसद दोनों सत्रों में प्रस्ताव को साधारण बहुमत से पारित कर लेती है, तो राष्ट्रपति को इस पर बाध्यकारी होना होगा सिग्नेचर करने के लिए। आप कहेंगे साधारण बहुमत पर राष्ट्रपति कभी भी कैसे बाध्य हो सकते हैं? तो इसमें क्या है, राष्ट्रपति से पूर्वानुमति ली जाती है, इसलिए राष्ट्रपति को इस पर सिग्नेचर करना होगा। इसके बाद क्या क्या बनेगा, नए राज्यों का गठन हो सकता है, राज्य के सीमाओं में परिवर्तन हो सकता है, राज्यों के नाम में परिवर्तन हो सकता है। आप कहेंगे इसका उदाहरण दीजिए, तो वर्ष 2014 में तेलंगाना इसका उदाहरण है। राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर। कहेंगे नाम में परिवर्तन, तो भी जम्मू कश्मीर। अभी ताजा उदाहरण आपके सामने, तो आप कहेंगे कैसे? देखिए श्रीमान, 2014 में क्या किया गया, तेलंगाना को नए राज्य के रूप में, देखिए ये जो है संबंधित राज्य को प्रस्ताव भेजता है आसपास के राज्यों को कि हम इस राज्य का सीमा, मान लीजिए यहां से अगर बांट के अलग अलग राज्य बना दिया गया तो सीमाओं को तो बढ़ाया घटाया गया जी, नए राज्यों का गठन भी हो गया, नाम परिवर्तन भी हो रहा है। तो ये तीन चीजें अनुच्छेद 3 के तहत किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 3 के बाद आइए अनुच्छेद 4 की ओर। और अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 ज्यादा विशेष कुछ नहीं कहता है। अनुच्छेद 4 कहता है कि 2 और 3 के तहत जो बदलाव किए जा रहे हैं उसके लिए संसद में संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के लिए अलग से संविधान संशोधन नहीं करना है। बस इतना ही कहता है, ये अलग से संविधान संशोधन नहीं करना है। अब आएंगे राज्यों का क्या है। पहले में तो ये तय हो गया अनुच्छेद 1 में कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। कौन कौन राज्य होंगे इसमें, यह देखना हो तो अनुसूची 1 को पढ़ना पड़ेगा। भारत के 2 संवैधानिक नाम हैं, एक है भारत, दूसरा इंडिया। साथ ही यूनियन का अर्थ क्या होता है, यूनियन में 2 राज्य आपस में बिना किसी समझौते से जुड़े होते हैं। राज्य कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। राज्य को नष्ट किया जा सकता है यानी समाप्त किया जा सकता है, लेकिन केंद्र को नहीं। उसके बाद अनुच्छेद 2 को पढ़ा, जिसमें भारत द्वारा अर्जित जो क्षेत्र है उस पर संसद को कानून बनाने का प्रावधान है। फिर 2A को, 3 को और 4 को पढ़ा। अब भारत में आपके मन में आ रहा हो कि ये राज्यों का गठन की जो प्रक्रिया है, क्या भारत में राज्य पहले नहीं थे? तो आज़ादी से पहले भारत में राज्य थे और ये इस प्रकार थे, वर्गों में थे। और इसमें वर्ग 1 में थे जहां ब्रिटिश का शासन था, यानी सीधा जिस राज्य को ब्रिटेन चला रही थी ऐसे राज्य ए में थे और इसकी संख्या 9 थी। दूसरे इसे बी ग्रुप में रखा गया था और बड़ी रियासतें और जहां विधान मंडलें थी। और इसकी संख्या भी कितनी थी, 9। उसके बाद आता था सी ग्रुप, यहां छोटी रियासतें और क्या थे, विधानमंडल थे। और इसकी संख्या थोड़ी अधिक थी, अर्थात इसकी संख्या 10 थी। और ग्रुप डी में आता था अंडमान निकोबार और इसकी संख्या तो 1 थी। तो यह 4 थे। लेकिन इसे समाप्त कब कर दिया गया, तो 7वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1956 में इसे समाप्त कर दिया गया। यानी इसे पूरी तरह से क्या किया गया, इसे समाप्त कर दिया गया। और क्या हुआ फिर, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश
बनाए गए, जिसे आप 28 और 8 के रूप में आज देखते हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में देखते हैं। तो ये चीज़ें थी। अब आएगा कि राज्यों के गठन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी। तो इससे भी जुड़े एक, आप इसको समझ गए। आज़ादी से पहले प्रांतों का जो गठन था वो वर्गों के रूप में था। वर्ग 1 में ब्रिटिश का जहाँ शासन था वो राज्य आते थे, इसकी संख्या 9 थी। बी में आते थे देसी, बड़ी देसी रियासतें, और जहाँ विधानमंडल के कहीं कहीं प्रावधान थे, तो वैसी जो है बी ग्रुप में आती थी। सी वर्गों में आते थे छोटी देसी रियासतें और जहाँ विधानमंडलें संभव थी। और डी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। साथ में संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसे क्या कर दिया गया, इस वर्ग को समाप्त कर दिया गया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन कर दिया गया। इससे पहले की कुछ घटनाओं पर भी आपको ध्यान देते हैं। आइए कुछ कम समय में ऊपर वाले को भी हटा लेते हैं। देखिए, राज्य से संबंधित जो है सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा इसके धर आयोग का। तो इसके धर आयोग ये जो है भाषाई आधार पे ऐसा रिपोर्ट इन्होंने दिया। इनका गठन जो है जून 1948 में किया गया। और ये रिपोर्ट कब देते हैं, ये रिपोर्ट देते हैं दिसंबर 1948 में। इन्होंने कहा कि देखिए, जब देश में कानून बन रहे थे तो प्रांतों के लिए भी युद्ध छिड़े हैं और सब ने कहा कि हमारे लिए एक अलग प्रांत की व्यवस्था होनी चाहिए। अमुक राज्य, आज भी आप सुनते होंगे भाषा के आधार पे हमारे यहाँ भी चलता है। कोई कहेगा कि मिथिला हमारी भाषा है तो मिथिलांचल बना दिया जाए, हमारी बाजिका भाषा है तो बाजिकांचल बना दी जाए, मगधी भाषा है तो मगध बना दी, मतलब भाषाओं के आधार पे प्रांतों का गठन पुरानी मांगे थी। तो ये व्यापक पकड़ रही थी। तो इसमें क्या है, सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद ने इसके धर आयोग का गठन किया और यह रिपोर्ट दिया कि भाषाओं के आधार पर प्रांत का गठन नहीं किया जा सकता है। लोग इससे असंतुष्ट थे। फिर क्या हुआ कि एक और आयोग बनाया गया जिसे JVP आयोग कहते हैं। इसमें 3 सदस्य थे। पहले सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, ये अध्यक्ष थे। और दूसरे थे सरदार पटेल, तीसरे थे ये पट्टाभी सीतारमैया। और इन्होंने भी इस चीज पर मोहर लगाई कि भाषाओं के आधार पर प्रांत का गठन नहीं किया जा सकता है। और इन्होंने कहा कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए यह राज्यों का जो मांग है इसको क्या कर देना चाहिए, कुछ समय के लिए टाल देना चाहिए। इसका गठन अगर कहे तो दिसंबर 1948 के, मतलब दिसंबर जब ये रिपोर्ट देती है उसी समय इसका भी गठन होता है। इसके बाद आप जब परीक्षाओं में आप देखते होंगे, ये दूसरा हो गया। फजल अली आयोग भी आपको देखने को मिलता है। तो इसे एक बार हटा लेते हैं, लिखने में सुविधा होगी। और उसके बारे में प्रश्न बहुत सारे देखने को मिलते हैं, तो एक बार उन्हें चर्चा करते हैं। और ये 1953 में ही है। और ये इसमें 3 सदस्य होते हैं। एक होते हैं फजल अली, अध्यक्ष होते हैं। दूसरे होते हैं हृदयनाथ कुंजरू, पनिकर जी। ये 3 होते हैं इसमें सदस्य। और इन्होंने भी इस चीज़ को स्वीकारा कि देखिए, राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं किया जा सकता है। अगर मान लीजिए भाषा के आधार पर अगर राज्यों का आप गठन कर रहे हैं
तो इससे किसी भी राज्य, किसी मतलब देश की संस्कृति और सभ्यता से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। साथ ही ऐसा नहीं कि जो राज्य मतलब खनिज से, संपदा से सक्षम है, उसको आपने अलग कर दिया, फिर वो तो कहेगा कि हमें देश से मतलब नहीं है जी। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, मिला के राज्यों का गठन होना चाहिए। इसी समय एक तेलुगु भाषा के लिए, ये इनका नाम था पुट्टा श्री रामल्लू, ये जो थे ये अनशन पर बैठ गए, है ना, और इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मांग थी कि आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पर किस को बनाया जाए, तो आंध्र प्रदेश को। और जब ये मर जाते हैं तो आंध्र प्रदेश का गठन प्रथम भाषाई आधार पर 1953 में होता है। यह आपको बार बार प्रश्न देखने को मिलता होगा। और आंध्र प्रदेश का 1953 में गठन होता है। यहाँ तक की चर्चाएं हमने की। आगे जब कभी मिलेगा तो कौन राज्य कब कब बना, किससे टूट के बना, इस पर भी चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लोगों को साझा कर सकते हैं, और कोई भी विषय इसमें त्रुटिपूर्ण लगी हो तो उसे आप रेखांकित जरूर करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आभार, धन्यवाद आपका।